तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांसी राम ने बहुजनों को दे दिया, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांसी। ये है अनंतराव अकेला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांशीराम और उनकी विचारधारा की सेवा में बिता दिया। कांशीराम का सबसे बड़ा योगदान था दलित समाज को एक राजनीतिक समाज में बदलना, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने दलितों की राजनीतिक सत्ता पाने की चाहत को न सिर्फ हवा दी, बल्कि करके भी दिखाया कि ऐसा संभव है। नमस्कार, मैं रणजीत सिंह आज आपको इस देश के एक ऐसे बहुजन नायक के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिन्होंने इस देश के सदियों से पीड़ित, वंचित, शोषित समाज को, बहुजन समाज को, जो कि समाज में हाशिए पर धकेले गए लोग थे, उनको एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने का प्रयास किया, उनको एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। और जो कहा करते थे कि हम बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं बल्कि ऐसा करके दिखाया भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मान्यवर कांशीराम साहब की, जिनका जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में एक सामान्य रामदासिया परिवार में हुआ था। मान्यवर कांशीराम साहब की शिक्षा दीक्षा स्थानीय स्तर पे ही हुई, प्राथमिक स्तर पे, और ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने वहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद वो पुणे की एक्सप्लोसिव रिसर्च लेबोरेटरी जो है उसमें एक कर्मचारी के रूप में काम करने लगे। मान्यवर साहब को पुणे में अपने वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे पहली बार जो जाति आधार पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका आभास होना उनको शुरू हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कुछ छुट्टियों को लेकर के, कुछ महापुरुषों की छुट्टियों को लेकर के वहाँ कर्मचारियों के बीच में और संस्थान के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए, और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने उन कर्मचारियों को लेकर के उनके हित में आवाज़ उठाई, और बाद में इस मामले में जो संस्थान था उसको झुकना पड़ा, और उसमें कई कर्मचारी जो बर्खास्त किए गए थे या जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई थी उसको वापस लेना पड़ा। मान्यवर कांशीराम साहब डॉक्टर अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे, उनके जीवन से, उनके जीवन के दर्शन से। डॉक्टर अंबेडकर से मान्यवर साहब ही नहीं, हम सब भी बहुत प्रभावित हैं। उनका पूरा जीवन, उनका पूरा दर्शन जो समाज के सबसे अंतिम खड़े लोगों के लिए है, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए जो उनका दर्शन है, सामाजिक समानता का, एक आर्थिक सशक्तिकरण का जो उनका सिद्धांत है, वास्तव में वो हम सब के लिए भी एक अनुकरण के योग्य है। तो मान्यवर साहब बाबा साहब से बहुत प्रभावित थे, और उनकी जो किताब, उन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध उनकी किताब लिखी गई थी, जात का विनाश, एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, को उन्होंने, मान्यवर साहब ने बड़ी गहराई से पढ़ा था। लेकिन जब अपने वो कार्यस्थल पे पहुँचे तो वहाँ पहली बार उनको इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि वास्तव में जो चीज़ें लिखी गई हैं, स्थितियाँ उससे ज़्यादा खराब हैं, उससे ज़्यादा बदतर हैं। मान्यवर साहब सन 1963 के आसपास सामाजिक जीवन में आ गए। वो लोगों के बीच में अपनी बात रखते थे, अपनी बात कहते थे, और इसी बीच उन्होंने 1973 में बामसेफ का गठन कर लिया। और बामसेफ के गठन के पीछे का जो उद्देश्य था कि जो अनुसूचित समाज के लोग थे, जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, सरकारी सेवाओं में थे या और सेवाओं में थे, उनको एक मंच पे लाया जाए, उनको एक संगठन के माध्यम से उनके बीच में जागरूकता बढ़ाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए। और ये काम कांशीराम साहब उस समय किया करते थे।
लोग बताते हैं कि वो अपनी साइकिल से ही चल दिया करते थे और बड़े साधारण व्यक्तित्व के थे। कभी कभी साइकिल पंचर हो जाती थी तो उसको बनवाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे तो कोई मदद उनकी कर देता था। और बड़ा सीधा साधा टाइप का जीवन था उनका। साधारण सा एक शर्ट पैंट पहन करके, साधारण से जूते जो कि स्थानीय स्तर पे ही बनाए गए थे, वही पहन करके वो चला करते थे और लोगों के बीच में जागरूकता अपनी फैलाया करते थे। इसी बीच सन 1981 में मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 का गठन किया। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से उन्होंने DS4 का गठन किया और यह एक गैर राजनीतिक संगठन था। बेसिकली एक सामाजिक संगठन था जो कि गैर राजनीतिक था। लेकिन चूंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो शोषण और उत्पीड़न भेदभाव का देखा था समाज में, इसके नाते स्वाभाविक सी बात थी कि उनका जो मिशन था, उनका जो मूवमेंट था, वो अगड़ी जातियों के खिलाफ था। इसलिए DS4 का गठन किया और उसके बाद उन्होंने एक नारा भी बड़ा उनका प्रचलित हुआ था कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। ये तत्कालीन स्थितियों और तत्कालीन परिस्थितियों में इस नारे को देखे और समझे जाने की जरूरत थी। मान्यवर साहब DS4 के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बात रखते थे, अपनी बात कहते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई। चूंकि उनको समाज के मुद्दों की समझ बड़ी बेहतर थी। लोग कहा करते थे कि मान्यवर साहब जिससे मिल लेते थे उसको अपना बना लेते थे। इतना सहज उनका व्यक्तित्व था कि लोगों को जोड़ने की उनके अंदर बड़ी अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अनुसूचित समाज को एक राजनीतिक समाज बनाने का निर्णय लिया और इसीलिए सन 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के साथ ही उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वास्तव में एक नारा ही नहीं, एक सार था ये कि इस देश का 85% समाज जो है वो अपने मताधिकार का, अपने वोटों के अधिकार का, अपनी ताकत को नहीं पहचान रहा है और इस देश का हुक्मरान जो उनके समाज के लोग हैं, उनके लोग नहीं बन रहे हैं बल्कि दूसरे लोग बन रहे हैं। तो ऐसे में अपने समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने जो नारा दिया था, वो नारा बाद में भारतीय राजनीति में बड़ा हिट हुआ, बड़ा प्रसिद्ध हुआ और इस नारे का एक चलन बन गया। मान्यवर साहब 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के बाद जो अपना पहला लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, वो जांजगीर चंपा से लड़ा, जो इस समय छत्तीसगढ़ में है। उस समय चूंकि उस राज्य का विभाजन नहीं मध्य प्रदेश का हुआ था, तो मध्य प्रदेश का ये हिस्सा हुआ करता था। ये एक आदिवासी बहुल इलाका था जो बस्तर के आसपास पड़ता है। तो पहला चुनाव वहां से लड़ा, लेकिन वो हार गए। मान्यवर साहब ने अपना जो दूसरा चुनाव लड़ा, दूसरा लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो बड़ा सरगर्मी वाला चुनाव था। 1988 में इलाहाबाद का लोकसभा चुनाव हो रहा था और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की लोकप्रियता उस समय पूरे देश में चरम पर थी। और राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने जो एक भ्रष्टाचार को लेकर के वो फोर्स तोप दलाली का मुद्दा उठाया हुआ था, एक उनकी छवि नायक के रूप में बनकर के उभरी थी। तो उस इलाहाबाद सीट से 1988 के उपचुनाव में मान्यवर साहब बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले उतरे। हालांकि उस समय उनको कोई गंभीरता से उनको लिया नहीं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो मान्यवर कांशीराम साहब वहां से 70,000 के लगभग वोट उन्होंने प्राप्त किया। ये 70,000 वोट प्राप्त किया जाना, ये राजनीतिक दलों के लिए और राजनीतिक विश्लेषकों दोनों के लिए कान खड़े होने वाली बात थी। बहुत कुछ ये समझ में आने लगा कि जिस झंडे के तले मान्यवर साहब ने इस समाज को एकजुट करने का काम करना शुरू किया था, वो अब लगभग व्यवहारिकता में आना शुरू हो गया है। 1989 में इस देश में फिर से आम चुनाव हुए। मान्यवर साहब 2 जगह से चुनाव लड़े, अमेठी से श्री राजीव गांधी के खिलाफ और पूर्वी दिल्ली से लड़े बहुजन समाज पार्टी से। दोनों ही स्थानों पे वो तीसरे स्थान पे रहे। लेकिन
अब ऐसी स्थितियों में धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि निश्चित रूप से एक झंडे के तले बहुजन समाज का जो वोटर है वो एक झंडे के तले आने के लिए अब तैयार हो रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब सन 1991 में पहली बार इटावा संसदीय सीट से लोकसभा में पहुंचे। बाद में वो 1996 में होशियारपुर, पंजाब का होशियारपुर है, वहां से भी लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था वो 1993 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का था। सन 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था। भारतीय जनता पार्टी राम लहर पर सवार होकर के चुनाव में उतरी थी और ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इसी समय मान्यवर कांशीराम साहब ने और श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने आपस में गठबंधन किया और 1993 में गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली और भाजपा के विजय रथ को रोक दिया। ये कांशीराम का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया। मात्र 1984 में जिस दल का गठन किया हो और 10 साल में अपने संघर्ष के बूते पे उन्होंने इस देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी सरकार बना ली और मात्र 1 साल के भीतर उन्होंने खुद अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बना लिया। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी। जब बसपा का गठन किया था मान्यवर कांशीराम साहब ने, तो वो कहा करते थे, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता जो होती है वो गुरु किल्ली होती है। ये एक पंजाबी शब्द था जिसका वो प्रयोग करते थे, जिसको हम लोग मास्टर चाबी बोलते हैं। तो वो कहते थे कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है जिससे कि सारे ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। 1993 में गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन कुछ दिनों में ये सरकार चली गई। उसके बाद 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और जो बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद से उनका अभियान चला था वो 1995 आकर के पूर्ण हुआ और बहुजन समाज पार्टी पहली बार उनकी पार्टी का अपना पहला मुख्यमंत्री बना। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चल पाया और लेकिन कांशीराम साहब ने जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में मुलायम सिंह से गठबंधन किया था उसको छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से 3 बार सरकारें बनाई। पहली बार 1995 में, दूसरी बार 1996 में और तीसरी बार सन 2002 में। इसी बीच 1996 में एक बार बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बहुत सारे राजनीतिक आलोचक या कांशीराम साहब के आलोचक ये कहते हैं कि वे अवसरवादी थे और उन्होंने कभी भी जिससे मौका मिला उसी के साथ मिलकर के सरकार बना लिया। अपने इस आरोप पर कांशीराम साहब कहा करते थे कि निश्चित रूप से मैं अवसरवादी हूं और मुझे अवसरवादी कहे जाने पर कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक कभी अवसर ही नहीं मिले और हमें जो भी अवसर मिलेगा हम अपने समाज को, हम अपने बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए उस अवसर का प्रयोग करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कोई चुनाव नहीं लड़ा या बहुजन समाज पार्टी ने कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ा। लेकिन उनकी ये राजनीतिक ताकत थी कि जब चुनाव के परिणाम आते थे तो 170, 75, 180 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी और मात्र 60, 67, 65 सीट वाली बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होता था, तो भी वो हमेशा कांशीराम साहब अपर हैंड होते थे। और जब भी गठबंधन सरकार बनने की स्थिति आती थी तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता था। मान्यवर साहब के जीवन से जुड़ा किस्सा और भी था। फूलपुर के संसदीय चुनाव हो रहे थे और फूलपुर के संसदीय चुनाव में मान्यवर साहब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के शिष्य रहे, उन्हीं के चेले रहे श्री जंग बहादुर पटेल को उनके खिलाफ चुनाव में उतार दिया। मान्यवर कांशीराम साहब अपने मिशन और मूवमेंट के दौरान जब भी इलाहाबाद आया करते थे तो जंग बहादुर पटेल उनके हमेशा एक शागिर्द के रूप में हमेशा आगे पीछे रहते थे, बड़े विश्वसनीय थे उनके। और उन्होंने
बहुजन समाज पार्टी का उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम के खिलाफ उनको ही खड़ा कर दिया और फूलपुर का चुनाव बड़ा रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन जब परिणाम आया तो कहा गया कि चेले ने गुरु को मात दे दी। जंग बहादुर पटेल ने मान्यवर कांशीराम साहब को उस चुनाव में हरा दिया था। मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण और उतार चढ़ाव भरा रहा। उनकी उम्र हो गई थी, स्वास्थ्य भी बहुत ठीक उनका नहीं रहता था। डायबिटिक थे, हार्ट के भी पेशेंट थे और काफ़ी वो बीमार रहने लगे और धीरे धीरे वो राजनीति की सक्रियता से दूर होते चले गए। और उनकी जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी थे, उन्होंने सुश्री मायावती जी को अपनी पार्टी में अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। और जो राजनीतिक फैसले थे, बड़े राजनीतिक फैसले थे, वो मायावती ही लेने लगीं। और इसी बीमारी के बीच में सन 2006 में 9 अक्टूबर 2006 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, उनका महापरिनिर्वाण हो गया और उनको बौद्ध रीत रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। मान्यवर कांशीराम साहब का इस देश की राजनीति में, अनुसूचित जाति के उत्थान में, समाज के कमजोर पिछड़ों वर्गों के उत्थान में जो योगदान रहा है उसे निश्चित रूप से कम करके आंका नहीं जा सकता है। उन्होंने बहुजन समाज को एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। एक दलित समाज जिसे बाकी पार्टियां अपना वोट बैंक कहती थी, उस पार्टी के वोट बैंक को उन्होंने एक बैनर के तले लाया, एक झंडे के तले लाया, एक छतरी के तले लाया और उसको इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया कि उस बहुजन समाज पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता प्राप्त की और इस प्रदेश के माध्यम से ही केंद्र की सत्ता को बनाने का भी और बिगाड़ने का भी कार्य किया। सन 1998 में बहुजन समाज पार्टी मात्र 4 सांसदों की पार्टी थी, लेकिन अपने 4 सांसदों के बल पे ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास मत नहीं जीतने दिया था और 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत से पराजित हो गई थी। मान्यवर साहब कहा करते थे, बहुजन समाज को लेकर के उनका कहना रहता था कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो दर्शन था, वो यही कहता था कि समाज का अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा वर्ग अगर राजनीतिक प्रक्रिया से उपेक्षित रहेगा, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, सत्ता में भागीदारी नहीं पाएगा, उसे मात्र वोट बैंक के रूप में अगर देखा जाएगा तो तुम उस समाज का कभी भी भला नहीं कर सकते। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी, द चमचा युग। उन्होंने दरअसल कांग्रेस के ही उस समय जो बहुत सारे दलित समाज के नेता हुआ करते थे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी थी और कहा था कि ये लोग चमचा हैं और इनको 2-4 सीटें दे दी जाती हैं या कुछ ऐसे पद दे दिए जाते हैं तो उसी से ये प्रसन्न हो जाते हैं और इन्होंने अपने समाज को ताकतवर बनाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है। मान्यवर साहब का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही सरल व्यक्तित्व के थे, लोगों को अपना बना लेते थे। कभी भी उनको किसी ने सूटेड बूटेड ढंग से नहीं देखा होगा, न कोई उनका चित्र आज तक ऐसा है कि जिसमें कभी वो बहुत सूट बूट पहने दिख रहे हों। बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले थे। एक बार की कहानी प्रसंग में आती है कि उन्होंने ठंड में एक कोट पहना हुआ था, उनका कोट फटा हुआ था कहीं से, किसी ने उनको टोंक दिया कि मान्यवर साहब नया कोट ले लीजिए, बुरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे समाज की जो बहनें हैं उनके शरीर पर कपड़े जो पहने गए हैं वो फटे हुए हैं, अगर हमें उन पे शर्म नहीं आ रही है तो हमें अपने फटे हुए कोट पे शर्माने का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब पूरा उनका जीवन दर्शन जो था वो बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित था और बाबा साहब के जीवन दर्शन को ही कह सकते हैं कि उन्होंने मूर्त रूप देने का प्रयास किया।
हालांकि बाबा साहब जिन बिंदुओं पर तत्कालीन परिस्थितियों में उत्थान की बात कर रहे थे उनसे मान्यवर साहब के तरीके अलग थे। वैचारिक स्तर पे अंबेडकर जी की विचारधारा को जमीन पे मूर्त रूप देने का काम मान्यवर साहब ने किया और एक ऐसे समाज का निर्माण कर करके इस संसार से गए, इस दुनिया से गए, जिन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श का काम किया, एक आदर्श रूप प्रस्तुत करने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।